डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का काइट साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश कुमार राणा। मैं और आपको इस चैनल के माध्यम से 11th और 12th के मैथमेटिक्स पर वर्कआउट करवाऊंगा। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसा चैप्टर जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का वेटेज रखता है और इसके क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप इसके क्वेश्चन को टोटली चेकआउट करके आ सकते हैं। तो आज से मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि अब आज से मैं हर अल्टरनेट डे पर आपको एक वीडियो ला करके दूंगा और ये आपको आने वाले नवंबर में जो आपको टर्म 1 के एग्जामिनेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। MCQ क्वेश्चंस पर भी हम लोग फोकस करेंगे जिससे आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है फंक्शन। बहुत बार सुना होगा आपने, बहुतों टीचर से पढ़ा होगा। एक बार यहाँ पढ़ के देखिए, काइट साइंस यूट्यूब चैनल एक ऐसे वे में आपको साइंस को लेकर के आया है जहाँ पर कि उसको एक अलग तरीके से, अलग नज़र से, अपने तरीके से देख सकेंगे। मैं आपको किसी मैथमेटिक्स के संदर्भ में फंक्शन शुरू नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे आप कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहे हो। एक पुरानी चीज़ जो आपने मैथमेटिक्स में सीखी थी, मैं उसी से उसको रिलेट करके दिखाऊंगा। जो आपने क्लास 9 में, क्लास 10 में पढ़ा होगा, उसी चीज़ से रिलेट करके मैं आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए, शुरुआत करता हूं। वेरिएबल्स, आप लोग समझते हैं वेरिएबल्स जो एक तरह के मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है। ये क्या है? एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है और इसके साथ कांस्टेंट है। ये भी एक मैथमेटिकल क्वांटिटीज है, यानी कि मैथमेटिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अगर हम एक साथ एक से अधिक वेरिएबल्स के रिलेशन की बात करें तो हम कभी लिख सकते हैं y = x, कभी लिख सकते हैं m = p, कभी लिख सकते हैं n = 3p + 1, कभी लिख सकते हैं q = 9n + 7। ये सारे किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। यानी अगर इन सब रिलेशंस में अगर आप देख लें, इन सब केसेस में अगर आप देख लें, तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर हमको पता हो तो हम सेकंड वेरिएबल का वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में हमको ये पता हो कि x की वैल्यू 3 है तो हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 3 होगा। इस तरह से हमें एक टपल प्राप्त होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होगा 3 3 का, ठीक है। और अगर इस टपल को हम चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सेम वैल्यू इसी प्रकार से है। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम p = 1 लें तो यहाँ पर 3 × 1 + 1 = 4, n का वैल्यू 4 मिलेगा हमको। और इसके साथ ही एक टपल मिलेगा, एक पेयर मिलेगा, ऑर्डर पेयर हमने रखा था 1 और वैल्यू आया 4। तो ये 1 और 4 एक हमको ऑर्डर पेयर मिल गया। इस ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट के रूप में हम चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखा सकते हैं और ढेर सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे और उन सब पॉइंट्स को एक साथ जब ट्रेस करेंगे तो एक हमको एक कर्व मिलेगा। वो कर्व हम लोग खींच सकते हैं। हालांकि हम लोग कर्व को ट्रेस करना, कर्व को बनाना क्लास 10 में ही सीखा था। हालांकि अब इसको रिलेशन हम लोग बैठाएंगे फंक्शन के साथ। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि इन सारे केसेस में हमने क्या देखा कि हर एक केस में ये ऐसा दिखता है कि एक वेरिएबल का जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अदर्स। एक वेरिएबल का वैल्यू डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल पर। एक p का वैल्यू जब हमें पता होगा तो वो डिपेंड करेगा कि m का वैल्यू क्या होगा। हमें अगर n का वैल्यू पता हो तो हम कैलकुलेट करके q का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें n का वैल्यू नहीं मिले तो हम q का वैल्यू भी नहीं निकाल सकेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि जो q का वैल्यू है वो n पर डिपेंडेंट है। q का वैल्यू n पर डिपेंडेंट है। इन दिस केस n का जो वैल्यू है वो p पर डिपेंडेंट है। इन केस ऑफ दिस इक्वेशन
m का वैल्यू p पर डिपेंडेंट है, इन द सेम केस p का वैल्यू m पर डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन with this equation 2. The same case is going on. In the next case, अब हम लोग चलते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो एक सिंपल टर्म्स में आपको कहेंगे कि फंक्शन रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंसी। फंक्शन रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंसी when value of one variable is fully dependent upon the variable of other value of others, then we can say that the second variable which is dependent is function of the first variable upon which value is going to be calculated. In this case y का वैल्यू अगर x पर डिपेंडेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि y is equal to fx, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा y is a function of x, y is a function of x. सेकेंड केस में भी हम लिख सकते हैं m is a function of p, ओके p, m is a function of p. थर्ड केस में इसी प्रकार से बताइए क्या लिख सकते हैं? n is equal to, ये फंक्शन का नाम f g h कुछ भी दिया जा सकता है, खास उसी फॉर्म में जैसे हम लोग क्लास 9 में पॉलिनोमियल को लिखते थे। n is fully dependent upon the value of p, so here n is equal to hp, means n is a function of p. तो आपने क्या देखा? बड़ा सिंपल सा केस है। अगर एक वेरिएबल दूसरे से रिलेट किया जा रहा है और एक वेरिएबल का वैल्यू टोटली डिपेंडेंट है अगर अदर वेरिएबल पर, तो हम कहते हैं कि जो अदर वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो फंक्शन है किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन के लिए कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कि जहाँ पर डिपेंडेंसी है वहाँ पर फंक्शन है, जहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है वहाँ पर फंक्शन नहीं है। क्लास 10 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था फिजिक्स में, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अगर हमें यहाँ पर t मिले तो हम s का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ s इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ t, सो s is an function of t. In the same case, you can also say that value of s is also dependent upon the value of u as well as a. So it can also be told in the same case that s is equal to gu and s is equal to h a. But this one is most popular because formally it is dependent upon the value of the time. So हम लोग फंक्शंस का यूज बहुत पहले से कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम लोग क्लास 9 से 10 से जब हमने पॉलिनोमियल शुरू किया, जब से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शुरू किया, तब से हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं। लेकिन अलग बात ये है कि हमने फंक्शन को उस नज़र से नहीं पढ़ा कि ये फंक्शन है। अब इसको क्लास 11 में नाम दिया गया फंक्शन का, लेकिन बात वही है। आपको एक साधारण सी बात समझनी है कि बस अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल का वैल्यू डिपेंडेंट है अदर वेरिएबल पर, तो दैट इज द केस ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन में देखना है ये कि इस फंक्शन को अगर हम ये लिखते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हमें यहाँ पर से बहुत सारी बातें निकल कर आती है। यहाँ पर इस x को फंक्शन का पैरामीटर कहते हैं। ये x जो है ये फंक्शन का पैरामीटर है, या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, फंक्शन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट हम लोग जानते हैं कि इस x के वैल्यू पर डिपेंड करता है y का वैल्यू, इसलिए ये y जो वेरिएबल हो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है x पर, इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है पैरामीटर पर।
और इस दोनों के साथ एक हमको एक टपल मिलता है, किसी x को रखने पर एक fx मिलता है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू लेट अस कंसीडर कि 7 हमको मिले, तो एक टपल मिलेगा हमको 1 7 का, जो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह होगा, और चाहे तो हम इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह से यूज करके और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं। और सेम वे में जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर 2D कोऑर्डिनेट प्लेन पर यूज करते हैं वैल्यूज को, इसका कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। ये था फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मल डिफिनीशन की ओर कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के फॉर्मल डिफिनीशन में हम लोग आते हैं। फंक्शन किसे कहा जाता है, इसका हम लोग अब फॉर्मल किताबी डिफिनीशन जरा देखेंगे, उसमें क्या बातें कही गई है। तो फंक्शन के बारे में कहा गया है कि ए फंक्शन is a rule or accordance. A function is a rule or accordance which associates one variable to other in a specific or unique way. In a specific or unique way. A function is a rule or accordance which associates one variable to other in a specific or unique way. देखिए इसका मतलब क्या है। ये फंक्शन जो है एक रूल है, एक नियम है, एक अकॉर्डेंस है, एक संबंध है, विच एसोसिएट जो कि जोड़ता है एक वेरिएबल को दूसरे से, जो जोड़ता है एक वेरिएबल को दूसरे से इन ए स्पेसिफिक, एक विशेष और या एक अलग तरीके से। यानी कि फंक्शन अगर y इज इक्वल टू fx है तो ये एक रूल है, जिस रूल के द्वारा ये x और y नाम के दो वेरिएबल्स को एक स्पेशल टेक्निक से, एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जोड़ता है। अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2 और अगर दूसरा लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो दोनों x और y को अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में जोड़ता है, स्पेसिफिक वे में जोड़ता है, यूनिक वे में जोड़ता है। तो यही कहलाता है फंक्शन। ये थी हमारी बुक की डिफिनीशन जो हम लोग समझ रहे थे। हालांकि इससे पहले जो हमने समझ लिया वो हमारे समझ के लिए काफ़ी है, फंक्शन के लिए काफ़ी है। अब ये फंक्शन की जो वैल्यूज है वो किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिपेंडेंट होगी। अब जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा, अलजेब्रिक डेफिनेशन होगा, वो किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिपेंडेंट होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन पर डिपेंडेंट होगी। लेट अस कंसीडर, हम लोग चलते हैं कि y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 है, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 है, वेयर x बिलोंग्स टू r, जहां x किसी भी रियल नंबर को रखा जा सकता है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर यहाँ x का वैल्यू -1 होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में हमको ये कंसीडर करना है कि इसमें x की वैल्यू क्या रखी जा सकती है जिससे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में ना आए। तो x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। एवरी रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ x, बट -1 could not be the value of x, because when we put -1 as x, it will be like 1 by 0, which is indefinite format, indeterminate format, जहां की इसकी y की वैल्यू कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग x की कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं, फंक्शन को देख करके x की कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं जो कि वहां रखने से x की वैल्यू, y की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाए। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो x का जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू अगर a है, अगर a के सारे मेंबर्स को इसमें रखा जा सकता है, तो इसी सेट को इस फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। जहां से पैरामीटर्स के वैल्यू रखे जा सकते हैं उसको उसका डोमेन कहा जाता है। इन दिस केस डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ फंक्शन f इक्वल टू हो जाएगा r -1। r के सभी वैल्यूज हो जाएंगे, बट उसमें से -1 रही रहेगा, क्योंकि -1 रखते ही इसकी वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। तो डोमेन के बारे में जानते हैं। डोमेन क्या है? तो डोमेन इज a set of values. Domain is a set of values from which value of parameter in any function can be put and value of function can be defined। जहां y की वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं x के ऐसे वैल्यूज जो अगर हम x की जगह पर रखें तो y का वैल्यू आसानी से मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सके, तो उन सारे वैल्यूज के सेट को डोमेन कहा जाता है। तो वो सारे वैल्यूज का एक सेट है a, तो ये a सेट जहां से कि x के वैल्यूज को यहाँ पर रखा जा सकता है वो डोमेन कहलाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू √x+1, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव, पूरे इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर एक नेगेटिव कंटेंट आता है तो ये एक इमेजिनरी वैल्यू देता है, और किसी भी रियल वैल्यू फंक्शन के लिए इमेजिनरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू ना आए, इसके लिए x की वैल्यूज क्या नहीं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, इसको निकालने, उस सेट को निकालने जिसमें कि x का वैल्यू ऐसा सारा हो जो या तो 0 दे या तो पॉजिटिव दे, या तो 0 दे या तो पॉजिटिव दे। तो इसका मतलब कि x+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो है, x+1 की जो वैल्यू है, ये जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू 0 या 0 से अधिक होनी चाहिए। अगर हम इनइक्वालिटी को सोल्व करें, -1 इस साइड भी और -1 इस साइड भी, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएगी। x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू हो जाएगा -1 इंक्लूडिंग -1 से लेकर के इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन -1 से नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि -1 से नीचे -2 अगर हम लेते हैं तो इस पूरे की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आने से फंक्शन इसकी वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, और इमेजिनरी वैल्यू कुड नॉट बी इंसर्टेड इनटू रियल वैल्यू फंक्शन। सो आज की थोड़ी सी बात मैंने शुरू की है, इतनी सी थी। आप कंटिन्यू इस वीडियो के साथ बने रहिए, कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी कोई डिमांड है, किसी वीडियो को, किसी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके नीचे उस टॉपिक का नाम बताएं। हम कोशिश करेंगे कि पैरेलल में आपके क्वेरीज को एक साथ लेते हुए चले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यही आपका और हमारे बीच का कनेक्शन है जो हमें सपोर्ट करेगा, हमें प्रेरित करेगा आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहने के लिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और मिलते हैं एक बार फिर से एक नए आसमान में, एक नए कंसेप्ट के साथ। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि सारे कंसेप्ट 11th 12th के क्या होते हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट फन। थैंक यू।